हेलो एवरीवन, आई एम नरेंद्र कुमार। वेलकम टू 360 क्लासेस। आज से हम लोग जीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में आपको जीएस के जितने भी पेपर हैं, चाहे पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। ओके, सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी और जो रेलिवेंट नोट्स होगा वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। नोट्स वगैरह नोट्स और जो भी डेटा गवर्नमेंट का है वो भी सारा कुछ अवेलेबल कराया जाएगा। तो स्टार्ट से हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस को। ओके, तो आप लोग से ये विनती है कि आप लोग बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी कुछ कमियां लगे वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो भी कुछ डाउट हो उसे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आपकी डाउट्स को अगले क्लास में क्लियर कराया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जितने भी डाउट्स होंगे हर एक एक बंदे के डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ओके, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ओके, तो आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट करेंगे। हम लोग पॉलिटिकल साइंस हमारे यूपीएससी के जीएस पेपर 2 का पार्ट है। पेपर 2 250 मार्क्स का हो जाता है और ये लेक्चर और अदर एग्जाम के लिए भी आपके लाभदायक होगा, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या जो बच्चे अभी 11th-12th स्टार्ट किए उनके लिए बेनिफिट है। और आपकी प्रिपरेशन जो 11th-12th के बच्चे हैं उनके वो लोग भी अभी से ही स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से आपका बेस है। ठीक है, तो बेस अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहता है तो आगे जाके आपको तैयारी करने में कोई मुश्किल नहीं आएगा। ठीक है, तो हर कुछ अगर यहीं सीखते जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और इसे बेहतर करने के प्रयास करेंगे। ओके, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस। आज के पार्ट में हमारा सबसे पहला टॉपिक है, हाँ, और यहाँ पर मेनली मैं यूपीएससी के सिलेबस को फोकस करूंगा। ओनली हम लोग वो चीज पढ़ेंगे जो यूपीएससी के लिए रेलेवेंट हो। ओके, आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का सबसे पहला पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो आज देखेंगे हम लोग कि हमारा संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डेफिनेशन को देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड व्हिच एंजॉयज स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। अब देखिए इस सेंटेंस में सबसे जो इंपॉर्टेंट समझने वाली बात क्या है कि सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है और स्पेशल लीगल सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है। अगर आप इन दोनों का मीनिंग समझ जाते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। और कुछ यहाँ पर हमें मगअप नहीं करना है, ठीक है, ओनली समझने को, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है। आप ज़्यादा मगअप नहीं कर सकते, ज़्यादा याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जितना आप इसे समझने का प्रयास करें और इसे इसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जितना इस पर सोचिएगा, मंथन कीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट होगा। तो करना क्या है, जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा घर पर जाकर, ठीक है, उसके बारे में सोचना है। और सोचना कैसे, मल्टी डायमेंशनल सोचना है, उसको हर चीज से लिंक करते हुए सोचिएगा। तो आपको क्वेश्चन भी राइज होगा, जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो स्टार्टिंग कर तो हम क्या देखें हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। ठीक है, जो क्या एंजॉय करता है, स्पेशल लीगल सैंक्टिटी को। तो सबसे पहले समझते हैं कि सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड क्यों कहा जाता है। अब देखिए अगर हम इंडिया में हायरार्किकल सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो सबसे जो यहाँ पर हमारा क्या है, बेस पे क्या हमारा है, रूल्स या नोटिफिकेशन जो भी गवर्नमेंट जारी करती है। यहाँ हो गया हमारा लॉ जो पार्लियामेंट द्वारा पास होता है, और ये रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इस हायरार्किकल सिस्टम में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, ये 3 हायरार्किकल सिस्टम में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसको सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड बोला जाता है। अब ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट कोई भी रूल्स या नोटिफिकेशन या कोई भी लॉ ऐसा जारी नहीं कर सकती जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे। अगर कोई भी रूल्स या नोटिफिकेशन या लॉ
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करती है तो उसे नल या वाइड करार दिया जाएगा, ठीक है। और ये काम किसका है, ठीक है, इस जांच कौन करेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से एग्रीमेंट कर रहा है कि नहीं, तो ये जांच कौन करेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है, ओके। तो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनेगा, कोई भी ऐसा रूल्स नोटिफिकेशन नहीं बनेगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे। हाँ, कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सकता है जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर सकते हैं, लॉ को, या रूल्स नोटिफिकेशन को वायलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, इसको ये दोनों वायलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड का मतलब, ओके। अब देखते हैं हम लोग कि स्पेशल लीगल सैंक्टिटी का मतलब क्या है। देखिए, स्पेशल लीगल सैंक्टिटी का मतलब क्या है कि जितने भी लॉ हैं या जितने भी रूल्स या नोटिफिकेशन है उसका कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए, है ना। अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एग्रीमेंट नहीं है तो वो क्या है, वो चीज लागू नहीं होगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, ठीक है। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। स्पेशल लीगल सैंक्टिटी का मतलब क्या है कि लॉ या रूल्स नोटिफिकेशन का जो है एग्रीमेंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, अगर ऐसा नहीं है तो वो नल वॉइड करार दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। अब इसे हम लोग एक अच्छे से एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा अपने आईटी एक्ट के बारे में, ठीक है। आईटी 2000 एक्ट के बारे में पढ़ा होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। तो इस एक्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में क्या हुआ था कि 2008 में एक अमेंडमेंट किया गया था, और इस अमेंडमेंट के तहत जो है इस आईटी एक्ट 2000 में सेक्शन 66A को ऐड किया गया था, ओके। तो क्या होता है, क्या था सेक्शन 66A में, ठीक है, देखते हैं जरा सा। देखिए, सेक्शन 66A में क्या था कि यदि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से सच एज मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप कोई भी ऐसा मैसेज करते हैं जो किसी अदर पर्सन के लिए अननोइंग हो, तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है। यू विल पुट इनटू अ जेल फॉर 3 इयर्स, ओके। तो अब जब ये एक्ट निकला सेक्शन 66A, तो ऐसे बहुत सारे केसेस भी सामने निकल कर आए। जैसे कि क्या हुआ था कि जब मुंबई में जो बाल ठाकरे की मृत्यु हुई थी, बाल ठाकरे कौन है, शिवसेना के प्रमुख अध्यक्ष हैं, ठीक है, प्रमुख अध्यक्ष थे सॉरी। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो पूरा महाराष्ट्र बंद कर दिया गया था। तो उस लड़की ने उस पर एक फेसबुक पे पोस्ट किया था क्या कि बाल ठाकरे की मृत्यु पे जो ये महाराष्ट्र बंद किया गया है वो जस्टिफिएबल नहीं है, इट इज नॉट जस्टिफिएबल। तो ये चीज जो है बाल ठाकरे के समर्थकों के लिए अनोइंग थी, ठीक है। तो उसके खिलाफ एफआईआर दायर किया गया और उसको पनिश किया गया। एक और मामला था पुडुचेरी का। पुडुचेरी में के एक बिजनेसमैन ने अपने ट्विटर पे लिखा था कि एक ऐसे आदमी के पास एक बहुत ज्यादा मात्रा में वेल्थ एक्यूमुलेट है जिसका बाप जो है वो कहाँ पर मिनिस्ट्री में है। तो ये सीधे सीधे रूप से इशारा किया, टारगेट किया जा रहा था कार्तिक चिदम्बरम को, क्योंकि कार्तिक चिदम्बरम के पिताजी जो है उसमें पी चिदम्बरम जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, ओके। तो उनको टारगेट किया जा रहा था। तो ये उनके लिए अनोइंग था, तो उसे भी क्या हुई, पनिश किया गया। तो कुछ समय बाद क्या समय बीत गया, कुछ समय बाद जो है एक लेडी जो है अप्रोच की सुप्रीम कोर्ट की तरफ, ठीक है, और उन्होंने जज से पूछा कि जज साहब आप हमें ये बताइए कि क्या ये जो सेक्शन 66A है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रहा है। हमारा जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, आर्टिकल 19 क्लॉज 1A ये क्या कहता है, ठीक है। यहाँ पर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी हुई है ना, हमें कुछ भी बोलने की, कुछ भी एक्सप्रेस करने की आजादी है। तो जब हमें ये राइट दिया गया है तो ये सेक्शन 66A जो है इसके खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ आपका कहना सही है, ठीक है। तो क्या किया गया कि सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया और इसे डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ कि एक जो लॉ बना था सेक्शन 66A जो बना था, ठीक है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फंडामेंटल राइट क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से तो एग्रीमेंट नहीं था। सेक्शन 66A जो है ना, इसके खिलाफ थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो क्या किया गया, इसको नल एंड वॉइड करा दिया गया, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझ में आ गया होगा कुछ तरह से, ठीक है, इस एग्जांपल से कि सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या है और स्पेशल लीगल सैंक्टिटी का मतलब क्या है। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। क्यों? क्योंकि इस हायरार्किकल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। स्पेशल लीगल सैंक्टिटी भी आपने क्लियर हो गया होगा, क्योंकि क्या है इसका मतलब कि जो भी लॉ या रूल्स या नोटिफिकेशन पास होगी उसका कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए, वरना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाएगा। ओके, अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल फेथ एंड एस्पिरेशन। देखिए, पीपल्स के बहुत सारे वांट्स होते हैं, जैसे हमारे वांट्स क्या क्या होते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम लिबर्टी चाहते हैं, हम इक्वालिटी चाहते हैं, हम फ्रेटर्निटी चाहते हैं, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर एडल्ट को क्या हो, वोट देने का राइट हो, और हर कोई रोजगार चाहता है, ये चाहता है। ठीक है, आप लोग आईएएस बनना चाहते हैं, ठीक है, और भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अदर पोस्ट पे जाना चाहते हैं। तो ये सब चीज के बाद जो भी हमारा इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, ठीक है, किस जॉब तक कैसे पहुंचेंगे, जो भी हमारा फेथ है, जो भी हमारा एस्पिरेशन है, वो सब कुछ कहाँ मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट किसका है, पीपल फेथ एंड एस्पिरेशन। ठीक है, जो भी हमारा फेथ है, जो भी हमारा एस्पिरेशन है, वो सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा डॉक्यूमेंट है पीपल फेथ एंड एस्पिरेशन का। ओके, ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, पावर ऑफ ऑर्गन ऑफ स्टेट। अब देखिए, ऑर्गन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या, देखिए हमारे ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑर्गन है वो क्या है, सब देखिए, लेजिस्लेटिव है, 3 ऑर्गन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, लेजिस्लेटिव है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव है, और कौन है, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या है, एक लॉ मेकिंग बॉडी है। ठीक है, लेजिस्लेटिव का काम क्या है, लॉ बनाना। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, इंप्लीमेंट करना। ठीक है, ये उस लॉ को इंप्लीमेंट करती है। जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी क्या करती है, वो चेक करती है कि जो भी लॉ बनाया गया है उसका कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एग्रीमेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देगी कौन, जुडिशरी। जुडिशरी जो है हमारे जुडिशरी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन माना जाता है। ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, सब कुछ तय कौन करता है, जुडिशरी। इसलिए हमारे क्या है, गार्जियन है। ओके, और जो भी पीपल को भी कठिनाई होती है, उनको जस्टिस चाहिए, तो किसके पास आते हैं, जुडिशरी के पास आते हैं। तो जुडिशरी का काम क्या है, एक तो चेक करना कि जो भी लॉ बना है उसका कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा। दूसरा काम क्या है कि लोगों को जस्टिस प्रदान करना। ओके, तो ये जो 3 ऑर्गन ऑफ स्टेट्स है, अब देखिए, अब इस 3 ऑर्गन के पास क्या क्या पावर है, इनका इन्फ्लुएंस कहां तक है। ठीक है, ये भी हमारे कहां मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, पावर ऑफ ऑर्गन ऑफ स्टेट्स। देखिए, जैसे पहले क्या था, पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो तीनों काम जो है वो खुद करते थे। ठीक है, लॉ भी वही बनाते थे, एग्जीक्यूट भी वही कराते थे, और न्याय भी वही करते थे। तब इसमें एक प्रॉब्लम है ना, इसमें ये प्रॉब्लम है कि हर पावर जब पावर जो है किसी एक पर्सन के पास हो तो उस पावर को मिसयूज भी कर सकता है ना। वो कोई भी ऐसा लॉ बना सकता है जनता के लिए सही नहीं हो। ठीक है, कोई कुछ भी न्याय में कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो वो अब यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम होती है, क्या किया गया, पावर को डिवाइड कर दिया गया, पावर को डिवाइड कर दिया गया, और चेक एंड बैलेंस को आगे पढ़ेंगे हम लोग, कैसे एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेटिव को चेक एंड बैलेंस करती है, जुडिशरी कैसे एग्जीक्यूटिव को चेक करती है और लेजिस्लेटिव को चेक करती है, और इंडिया में इसका सिचुएशन कैसा है ना, मतलब उस मतलब आगे हम देखेंगे कि इंडिया में डेमोक्रेसी कैसा है। ठीक है, डेमोक्रेसी का सिचुएशन कैसा है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ना, न्यूज में आता रहता है कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति ये हो गई है, ये हो गई, वो हो गई है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति क्या है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो आगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है। ओके, थैंक यू। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।